नमस्ते, जय हिंद, ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। बट सर ये जो बिश्नोई गैंग है, मैं इसका जब इस पॉडकास्ट के लिए मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि इनका जो ऑपरेट करने का स्टाइल है ये भी बहुत अलग है। मतलब इसमें जो लोअर लेवल पे इनके शूटर्स होते हैं, इन्हें पता नहीं होता कि टॉप लेवल पे इनसे ये सब काम कौन करा रहा है। उन्हें अभी भी जैसे जो पकड़े गए हैं उसमें उन्हें नहीं पता कि टॉप लेवल पे कौन है। तो ये एक थोड़ा कॉरपोरेट स्टाइल का सिस्टम इनका चल रहा है। एंड एट द सेम टाइम ये लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठे बैठे सब काम करवा रहा है। जेल के अंदर से ऑपरेट किस तरह से करते हैं क्रिमिनल्स? तुम्हारा दो अलग अलग सवाल हैं, तो पहले सवाल का जवाब देता हूँ। इसमें होता है कि जो लॉरेंस बिश्नोई जो काम करता है उसमें ऐसा है कि सब कॉन्ट्रैक्ट टू सब कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। राइट। जैसे कि अगर छोटा शकील को मरवाना होता था या छोटा राजन को मरवाना होता था मुंबई में किसी को, तो सीधे अपने शूटर को फ़ोन करते थे या अपने कॉन्टैक्ट को फ़ोन करते थे, ये आदमी है, ये इसका नाम पता है और इसका काम तमाम करना है, इसको टपकाना है। वो सीधे हो जाता था, उसको पैसा दे दिया जाता था गैंग के, और गैंग के डेडिकेटेड शूटर्स होते थे। अब इस मामले में ऐसा हो रहा है कि जिस आदमी ने सुपारी निकाली कि बाबा सिद्दीकी की हत्या करवानी है, उसने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, उस किसी ने किसी और को सब कॉन्ट्रैक्ट दिया, उसने किसी और को सब कॉन्ट्रैक्ट दिया। तो अंत में जो आदमी गोली मार रहा है उसको ये नहीं मालूम है कि इसको ओरिजिनेट किसने किया था। उसको तो पैसे से मतलब है, गोली मारने का उसको 50,000 रुपया मिल रहा था। राइट। उसको ये नहीं मालूम है कि ये सुपारी किसने जनरेट की और उसका मोटिव क्या था बाबा सिद्दीकी को मरवाने का। तो कुछ इसी पैटर्न पर लॉरेंस बिश्नोई का गिरोह जो है काम करता रहा है। हालांकि सिर्फ यही एक पैटर्न नहीं है, कई बार डायरेक्टली भी जो है राइवल गैंग के लोगों को मरवाना है या दूसरे किसी लोगों को मरवाना है, तो उसमें मोटिव भी पता होता है और उसमें सब कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं दिए जाते हैं। डायरेक्टली जो है गैंग के आदमी को बोला जाता है कि इसको ये करना है, इसको मारना है, तो वो भी रहा है। तो ये एक सवाल है आपका। अब दूसरा सवाल आपका जेल का है कि जेल से कैसे कोई गैंगस्टर जो है अपना गिरोह चला रहा है। देखिए, ये बहुत ही दुखद बात है कि लॉरेंस बिश्नोई 2014 से जेल में है, 10 साल से जेल में है। जब वो राजस्थान पुलिस ने उसको पकड़ा था, राइट। उसके बाद वो जेल गया, फिर 2015 में शायद कोर्ट की हियरिंग से भाग गया था, उसके बाद फिर से उसको पकड़ा गया। तो करीब 10 साल हो गए उसको जेल में रहते हुए। लेकिन जेल की चार दीवारी उसको अपना गिरोह चलाने से नहीं रोक पाई। जेल में रहते हुए भी सिद्धू मूसेवाला मर जाता है, उसके बहुत सारे राइवल्स वो मर जाते हैं, सलमान के घर पे फायरिंग हो जाती है। इनफैक्ट एपी ढिल्लों के घर के बाहर भी फायरिंग होती है। अभी बाबा सिद्दीकी की हत्या में उसका नाम आ रहा है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जेल के भीतर से कैसे गैंग चलती है। तो मैं आपको बता दूं कि ये कोई पहली बार नहीं है कि कोई गैंगस्टर जेल के भीतर से अपना गिरोह चला रहा हो। 90 के दशक में मुंबई के भी कुछ अंडरवर्ल्ड डॉन थे जो जेल में रहते हुए अपना गैंग चलाते थे। उनमें से एक बड़ा नाम अरुण गवली का है। अरुण गवली आपराधिक मामलों में जेल में होता था, लेकिन फिर भी बाहर उसके शूटर लोगों की हत्या करते थे, बिल्डरों की, मिल मालिकों की, बार ओनर्स की। दूसरा गैंगस्टर अश्विन नायक, जेल में होने के बावजूद उसका गैंग बाहर काम करता था। तो ये होता इस तरह से है कि जब भी कोई गैंगस्टर जेल में जाता है बड़ा, तो वो भ्रष्टाचार की मदद से अपना नेटवर्क कायम कर लेता है, जेल के अधिकारियों, जेल के कर्मचारियों को अपनी मुट्ठी में कर लेता है, और फिर जेल उसके लिए जेल नहीं होती। वो बाहर से आने वाले विजिटर्स के जरिए, उसके लोग आते हैं मुलाकात करने के लिए, उनके जरिए वो संदेश भिजवाता है, पैसे का लेन देन, पैसे मंगवाना, वो सारा काम होता है। उसके लिए जो टिफ़िन आता है, कई बार कोर्ट के आदेश से जो है घर का खाना अलाउड अगर हो जाता है तो टिफ़िन आता है, तो कहने के लिए उसके लिए खाना आता है, लेकिन वो बड़े बड़े टिफ़िन आते हैं जिसमें उसके पूरे गैंग के लोग खाते हैं। मैं देखता था मुस्तफ़ा डोसा का जो टिफ़िन आता था, कोर्ट के आदेश से उसको घर का खाना मिलता था, तो उसका इतना बड़ा टिफ़िन आता था, और वो भी साउथ मुंबई के एक बहुत ही फेमस नॉनवेज रेस्टोरेंट से, महेश लंच होम से शायद, अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ तो। और वो अकेले उसका खाना नहीं होता था, उसके गैंग के और जो भी लोग होते थे ना, Right. उनके लिए भी उसी के नाम से खाना जाता था। तो ये सारा कुछ होता था। तो
अंडरवर्ल्ड के लोग जेल में अपना नेटवर्क पैसे के बलबूते पे बना लेते हैं। और मेरा मानना है कि सरकारी महकमों के जो सबसे भ्रष्ट महकमे हैं उनमें जेल का महकमा, जेल विभाग जो है एक है। लेकिन कई बार कुछ ऐसे जेलर सुपरिटेंडेंट्स भी आ जाते हैं जो कि इस पूरे सिस्टम को तहस नहस कर देते हैं। जैसे यहाँ पर मैं नाम लेना चाहूँगा स्वाति साठे, जो कि सुपरिटेंडेंट जब आर्थर रोड जेल की थी, अभी वो डीआईजी प्रिजन्स हैं। जब वो आर्थर रोड जेल की सुपरिटेंडेंट थी तो जेल के अंदर चलने वाली सारी रंगललियाँ उन्होंने ख़त्म करवा दी थी। जेल में पहले 31 को पार्टीज़ होती थी, जेल में शराब मिलती थी, जेल में नशेड़ी आते थे, जेल में नशीले पदार्थ दिए जाते थे, सारी सुख सुविधाएं मिलती थी, जेल में मोबाइल्स आते थे, हथियार आते थे। हथियार आते थे जेल में? बिल्कुल। तो ये सारा कुछ जो है स्वाति साठे ने अपने कार्यकाल के दौरान खत्म करवा दिया। कोई कितना भी खतरनाक क्रिमिनल हो, कोई कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो, वो स्वाति साठे से डरता था, उनके अनुशासन से, उनकी स्ट्रिक्टनेस से। लेकिन ऐसे अधिकारी हमारे सिस्टम में बहुत कम हैं जो कि इतने ईमानदार हों, इतने अपराइट हों और इतने कर्तव्य परायण हों। संजय दत्त वाली बात बताना चाहेंगे लोगों को? संजय दत्त का एक किस्सा मुझे स्वाति साठे जी ने ही सुनाया था कि संजय दत्त जब टाडा मामले में गिरफ्तार हुए थे तो शुरुआती तौर पर जब उनको जेल भेजा गया तो जेल में वो जेल का कपड़ा जो है वो पहनने को तैयार नहीं थे, जेल का यूनिफॉर्म नहीं पहन रहे थे। और जो जेल के कर्मचारी हैं वो उनसे ज़्यादा सख्ती भी नहीं बरत रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे बाबा पहन लो, बाबा पहन लो, ऐसा नियम है आप पहन लीजिए। लेकिन संजय दत्त इनकार कर रहे थे, नहीं पहनूंगा। तो फिर किसी जेल कर्मचारी ने जाके स्वाति साठे को बताया कि मैडम वो संजय दत्त जो है वो यूनिफॉर्म नहीं पहन रहा है, जेल का कपड़ा नहीं पहन रहा है। तो स्वाति साठे गुस्से में गई संजय दत्त के सामने, उन्होंने अपनी स्टिक संजय दत्त को दिखाते हुए कहा, संजू तू बातों से मानेगा या लातों से मानेगा। बस उन्होंने इतना ही कहा था। इसके बाद संजय दत्त ने बिना एक शब्द कहे चुपचाप यूनिफॉर्म पहन लिया। तो ये एक मिसाल है एक ऐसे अधिकारी की कि जो अपने अनुशासन की वजह से सम्मान हासिल करता था और जिसका एक डर भी था। लेकिन ऐसे अधिकारी बहुत कम हैं। कई जेलों के अधिकारी जो है वो भ्रष्ट हैं। मैं सबका नाम नहीं लूंगा कि सारे भ्रष्ट हैं। कई बार ऐसा होता है कि बड़ा अधिकारी ईमानदार होगा लेकिन नीचे के लोग भ्रष्ट होते हैं, तो और उसको पता भी नहीं लगने देते हैं कि नीचे क्या क्या हो रहा है। और कई बार उल्टा भी होता है कि नीचे के लोग ईमानदार होंगे लेकिन ऊपर का अधिकारी भ्रष्ट है तो वो सब कुछ अलाउ करता है। तो ऐसा भी होता है। राइट। ये जो कहा जाता है कि बिश्नोई गैंग में 700 750 कुछ शूटर्स है, इनकी गैंग इतनी बड़ी है, रिक्रूटमेंट्स जेल में भी होते हैं? जेल इज़ द बिगेस्ट रिक्रूटमेंट ग्राउंड फॉर द अंडरवर्ल्ड। अगर कोई छिटपुट अपराध में कोई शख्स पहली बार जेल गया है और वो किसी गैंगस्टर के साथ उठता बैठता है तो फिर हो सकता है कि वो कल को जाके उसके लिए काम भी करे। गैंगस्टर्स इसी तरह से भर्ती करते हैं लोगों की, वो उनका इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई नया नवेला कोई लड़का आया है जिसका कोई बड़ा आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है तो उसको पैसे का लालच देते हैं कि तू हमारे लिए काम कर। और फिर एक बार जिसने जेल की ज़िंदगी देख ली है तो फिर जेल का उसका डर भी खत्म हो जाता है। राइट। हाँ, कि जो एक बार जेल चला गया है तो फिर एक उसका सिस्टम जेल में भी बन जाता है कि कल को कोई क्राइम करके वापस जेल में भी अगर आना है तो जेल में लोग हैं अपने, उसको ये लगता है कि जेल में कोई तकलीफ नहीं होगी। तो जेल का डर भी खत्म हो जाता है। तो जेल में किसी शख्स को जो छोटे मोटे अपराध में आया उसको और कई अपराधियों के साथ उसका उठना बैठना होता है, उसको लालच दिया जाता है कि इतना पैसा तुझे देंगे, लोग तुझसे डरेंगे, तू शान से जिएगा, हमारा हाथ है तेरे सिर पे। राइट। तो इस तरह से रिक्रूटमेंट होता है। तो जेल सबसे बड़ा जो है भर्ती करने का अड्डा है अपराधियों का।